हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स। देखिए, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर मैं सीबीएसई के पीवाईक्यूज को देखता हूँ तो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमारे को 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। ठीक है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो 9th क्लास के से रिलेट करते हैं। थोड़ा बहुत हमारे को 11th का बेसिक भी देखने को मिलता है, तो वो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो ये सेशन होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज को कवर करते हुए ये सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास 9th से। देखिए, क्लास 9th में जो हमारे पास जो डाटा था वो इंडिविजुअल डाटा था, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट डाटा था। तो वहां पर जो हमारे को मीन का फॉर्मूला बताया गया था वो बताया गया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जो हमारा मीन होता है वो हमारा एक प्रकार से एवरेज का ही पार्ट होता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट ना लेकर पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th क्लास का स्टेट्स का पार्ट कर रहे हैं। फिलहाल वो हट चुका है, ये सिलेबस से हट गया था, लेकिन पहले आते थे, पहले हमारी जो बुक्स थी उसमें था। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट वाला पार्ट होगा। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक ऑब्जर्वेशन उठाए 1 2 3 4 और 5, मान लो यहाँ पर एक और 7 लिख लिया। अब अगर उसका मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो इन सबको ऐड करना है हमारे को। क्या लिखा है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने इन सबको ऐड किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। जब इनका एडिशन करेंगे तो देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 21 और 22। तो यानी हमारा आंसर आया 22 अपॉन 6। क्या क्लियर है? ये यहाँ से कट रहा है तो 11 अपॉन 3 बन। हमारे को इसी में एक टाइप का ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। मान लो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर हमारे को ऐसे बोले कि किसी डाटा का मीन जो है वो 52 है। किसी डाटा का मीन क्या है? 52 है। और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो डाटा है वो है 1 2 x 5 7 11। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या आप इसको फाइंड नहीं कर सकते? वापस से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? मीन इक्वल टू, ध्यान रखना, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 2 3। ये वेरिएबल है तो ये तो ऐड होगा नहीं, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, तो प्लस एक्स। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 11 कितना हो गया? 26 अपॉन में काउंटिंग की तो 1 2 3 4 5 और 6। मीन का जो हमारे को आंसर क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे को गिवन है 52। तो 26 प्लस एक्स अपॉन 6, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 312 इक्वल टू 26 प्लस एक्स। अब आप लोग आगे कर सकते हो कि ये प्लस का 26 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, और हमारे को जो वैल्यू मिल जाएगी वो किसकी मिल जाएगी? एक्स की मिल जाएगी। क्या आपको मीन समझ में आ रहा है? मीन का मतलब हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपसे कहे कि मीन किसको डिनोट करता है तो वो एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, मीन को लिखने का तरीका एक्स बार भी हो सकता है। क्लियर है? वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछे तो भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और अगर हमारे को मीन निकालने के लिए कहेगा तब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर। अब आगे जो हम पार्ट कर रहे हैं वो पार्ट कर रहे हैं मोड। मोड जो हमारे को बताता है वो बताता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू का मीन ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा टाइम दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 4। अब हमसे पूछेगा कि यहाँ पर मोड बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे कि सबसे ज्यादा टाइम हमारे को कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। दिख रहा है? सबसे ज्यादा टाइम कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? बात समझ में? जो सबसे ज्यादा टाइम दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। ये अनडिस्ट्रीब्यूट जो हमारा डाटा होता है जिसमें इंटरवल नहीं होता। ठीक है, हमारी जो 10th में है वहाँ तो इंटरवल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ हम अनडिस्ट्रीब्यूशन डाटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डाटा की बात हो रही है, तो यहाँ पर मोड निकालने का ये तरीका होता है। अब हम बात करते हैं मीडियन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारे को क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है,
मीडियन मतलब मोड ऑफ एक्स। याद रखना, जैसे मीन हमारे को एवरेज दिखा रहा है, मोड हमारे को मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू दिखा रहा है, वैसे ही मीडियन जो होता है हमारे को वो डाटा की मिड वैल्यू बताता है, मिड वैल्यू ऑफ डाटा, मिड वैल्यू ऑफ डाटा। एक बात और याद रखनी है कि हमारा मोड हो या हमारा मीडियन हो, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेना ही पड़ेगा। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े डाटा की फॉर्म में। जैसे पहले 1 को लिख लिया, फिर 2 को, 3 को, 4 को। तो जो भी हमारा उस डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशन छोटा है वो सबसे पहले आएंगे, और जो बड़े हैं वो आगे आते बढ़ जाएंगे। ठीक है। मोड में और मीडियन में हमारे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेने में फायदा ज्यादा है, क्योंकि हमारे फिर वहां पर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं मोड में। मीडियन में तो हमारे को असेंडिंग ऑर्डर लेना कंपलसरी है। मीन में आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मीन में नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड में लोगे तो थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाते हैं। अगर हम मीडियन में भी हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे तो हमारे लिए कंपलसरी है कि इसको हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा। यहाँ जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे लिए इवन के लिए, और एक होता है ओड के लिए। इवन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिड वैल्यू ऑफ n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म। और ओड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 टर्म। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि हम टर्म की बात कर रहे हैं, हम उसका आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें उस टर्म पर आने वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। सॉरी, हम उस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उस टर्म की बात कर रहे हैं, है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 7, 5, 13, 12 और 2, और कहा कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहले हमारे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना कंपलसरी है हमारे लिए मीडियन के लिए। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लेंगे, तो 2, 5, 7, 12 और 13। ये बात क्लियर है? यहाँ से हम मेडियन का फॉर्मूला निकालेंगे, तो मेडियन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ जो रैंकिंग आ रही है 5 है, और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो मेडियन का आंसर होगा वो होगा एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 5। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 5। इसमें 1 ऐड कराएंगे और अपोन में लिखेंगे 2, और यहाँ लिख लेंगे टर्म। तो 5 + 1 कितना हुआ? 6। 6/2 का मतलब हुआ 3। अब 3 आंसर हुआ या थर्ड नंबर की टर्म आंसर हुई? थर्ड नंबर की टर्म आंसर हुई, क्योंकि यहाँ पर टर्म डिनोट कर रखा है, हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6/2 मतलब 3। 3 आंसर नहीं होगा, थर्ड नंबर की टर्म होगी। अब हमारा क्वेश्चन आंसर होगा या असेंडिंग ऑर्डर आंसर होगा? तो असेंडिंग ऑर्डर आंसर होगा, ये ध्यान रखें। तो मेडन के लिए असेंडिंग ऑर्डर कंपलसरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर पे कौन है? 7, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 7। क्लियर है? ठीक है, आगे हम बढ़े। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दूं, 7, 5, 13, 12, 2 और 11। अब आप फाइंड करोगे तो आप पहले बोलोगे कि पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2, 11, 12, सॉरी, 2, 5, 7, 11, 12 और 13। अब यहाँ जो मीडियन का फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि इवन वाला। इवन वाले में कह रहा है मिड वैल्यू ऑफ, हम लिखेंगे मिड वैल्यू ऑफ n/2। n/2 मतलब कितने हैं यहाँ पर? 6। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6/2 यानी कि 3, और 6/2 यानी कि 3, और 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 3 और 4 आंसर है, या 3 और 4 नंबर की टर्म की मिड वैल्यू आंसर है? तो आप बोलोगे कि 3 और 4 नंबर की टर्म की मिड वैल्यू आंसर है। तो हम यहाँ से आंसर को अगर हम बनाएं तो आप ऐसे बोलोगे कि मिड वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा आंसर आया है उसको हमारे को ऐड करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या बात समझ में आई? मिड वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे को इन दोनों आंसर के, इन दोनों टर्म के आंसर को ऐड करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 3 और 4 को ऐड नहीं करना है, 3 और 4th नंबर की टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन का नहीं, असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर में 3 और 4th नंबर पे काउंटिंग करते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि कौन आया? 7 और 11 आया। मैं वापस से समझा देता हूँ। थर्ड नंबर की टर्म और फोर्थ नंबर की टर्म को ऐड करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे को इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए।
7 प्लस 11 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 2 का आंसर कितना हो गया 9। तो इस क्वेश्चन के लिए मीडियन का आंसर कितना होगा 9। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं वापस से इसको रिवाइज करूँ तो मैं बोलूँगा कि हमारे स्टैट्स के अंदर 2 टाइप के डाटा मिलेंगे, इंडिविजुअल डाटा जिसको हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूट डाटा, और एक पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा। तो अनडिस्ट्रीब्यूट डाटा जो था वो हमारे क्लास 9 में पहले चलता था, बट अब रिमूव कर दिया गया है उसको सिलेबस से, बट वहाँ से हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम उसी को बेस मानकर उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मीन होता है वो हमारे एवरेज को डिनोट करता है। मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, ये हमारी जो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे को दिखाई देगा उसको डिनोट करेगा, ठीक है। और मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू को डिनोट करता है। मिड वैल्यू जो सॉरी मीडियन जो होता है वो 2 टाइप से फाइंड किए जाते हैं, इवन के लिए अलग और ओड के लिए अलग। यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये इनका आंसर नहीं लेता है, इन नंबर की टर्म वाली जो वैल्यू होती है उनका क्या लेता है, ये आंसर लेता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आगे हम बात करें तो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमने डाटा के अंदर 5 का इंक्रीज कर दिया तो मीन में, मोड में और मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ऐसा आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का अगर जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन में ऐसे कहा कि मैंने ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दिया है। ध्यान रखना मैंने बोला है ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन में। ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 5 को ऐड करूं और कॉमन नंबर ऐड किया है मैंने, अगर मैं अलग-अलग नंबर ऐड करूँगा या किसी डाटा के पूरे डाटा में चेंज ना करके सिर्फ 2 ही डाटा में चेंज करूँगा, तो मेरे आंसर्स अलग-अलग आएँगे। अगर मैं ये कहूँ कि ईच ऑफ डाटा के अंदर मैंने 5 ऐड किया है, जैसे यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 ऐड करने से ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 12। तो अब आने वाला जो मीन होगा, नया मीन जो होगा, वो क्या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि जो पुराना मीन है, उसके आंसर में हम 5 क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पर सभी डाटा में 5 का इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर में भी 5 का क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम डाटा के सभी ऑब्जर्वेशन में अगर चेंज कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी वैल्यू है, उसमें वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो डाटा अगर इंक्रीज की तरफ बढ़ रहा है, क्वेश्चन अगर इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तब तो हमारा जो आंसर होगा वो इंक्रीज होगा। डिक्रीज के लिए बोल रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए कहेगा, अगर मैं सभी डाटा के सभी ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जो मीन मिल रहा है ना, ये भी 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो ये भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। नया वाला जो मीन होगा वो 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में, अगर इस 26 वाली बोर्ड एग्जाम में अगर आपको देखने को मिले, तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देखना। ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना और वहां से चेक करना है कि हमारे पास डाटा ये रखने पर और उसमें एडिशन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने के लिए कह रहा है या मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहां से भी हम रिलेट करके क्या निकाल सकते हैं, आंसर। यहाँ पर तुक्का मारने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपके पास फॉर्मूले हैं, आप कुछ भी रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल लोगे और क्वेश्चन की जो डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे को वो आंसर चेंज करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग अपने आंसर को चेंज करेंगे, डाटा को चेंज करेंगे और उससे जो बनने वाला जो न्यू मीन है, मीडियन है या फिर मोड है, वो क्या, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे को वहां से आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर तुक्का मत मारना अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगी। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हमारे ऑब्जर्वेशन में 5 का एडिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या 5 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मीन, मोड और मीडियन में हमें करना क्या है, हम रैंडमली कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसका मीन, मीडियन या मोड निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और फिर उस डाटा के सभी ऑब्जर्वेशन में, क्वेश्चन ने अगर इंक्रीज के लिए कहा है तो हम इंक्रीज करेंगे डाटा के ऑब्जर्वेशन में, डिक्रीज के लिए कहा है तो डिक्रीज करेंगे, और प्रोडक्ट के लिए कहा है तो प्रोडक्ट करेंगे, और डिविजिबल के लिए कहा है तो डिविजिबल करवा देंगे, ठीक है। और बनने वाली जो न्यू मीन होगी उसको चेक कर लेंगे, वहां पर पुराने मीन में और नए मीन में क्या फर्क पड़ रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है, और तुक्के नहीं मारने। आगे हम बात करें तो रेंज, यहाँ पर एक 2-3 वर्ड्स है। रेंज, रेंज क्या होती है, तो याद रखना कि जो हमारी डाटा का जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। जैसे अगर मैं इस डाटा की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, मिनिमम वैल्यू मुझे 1 दिख रही है,
4 में से 1 गया तो आंसर कितना आया 3। इसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारे से मान लो ग्रुपिंग डाटा के अंदर पूछे, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक रफली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर होने वाली जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 29। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को क्या करवाना है? माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्लियर? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, फिर ठीक है, फिर हम 10th की बोर्ड पे आएंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका आंसर क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। पीवाईक्यूज में ये पूछा है और ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि समेशन ऑफ एफ आई, है ना, ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका आंसर क्या होता है? 0। अब ऐसा 0 क्यों हो रहा है? तो ऐसा 0 इसलिए हो रहा है कि आपने डेविएशन वाला मेथड पढ़ा है, मीन डेविएशन मेथड। तो आपने उसमें डिनोट किया होगा कि अगर हम मिड वैल्यू लेते हैं तो उससे ऊपर वाला डेविएशन और नीचे वाले डेविएशन का अगर आप सम कराओगे तो वहां पर आंसर क्या बनता है? 0 बनता है। तो आपको डिटेल में नहीं जाना, आप तो सिर्फ इसका अगर आंसर भी याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही पूछा गया है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो 10 से रिलेट करता हुआ ले रहे हैं, ठीक है। तो 10th में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मीन की है, सेकंड एक्सरसाइज मोड की है और थर्ड एक्सरसाइज किसकी है? मेडियन की है, ठीक है। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं मोड से कर रहा हूँ, फिर मेडियन लूंगा और सबसे लास्ट में क्या बताऊंगा? मीन बताऊंगा। और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है हमारा, जो रिलेशन है इन तीनों के अंदर, उस फॉर्मूले से हम लोग इस चैप्टर इस सेशन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोड। पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? मोड। देखो, मोड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई में एच। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो हमारा एच होगा वो हमारी एफ वन का एफ वन जो होगी उसका इंटरवल जो होगा उसकी एच लेनी है। अगर हमारे इंटरवल सेम है या नहीं है उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैंने इंटरवल लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। पहली चीज, ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरवल, इंटरवल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है ना। तो इंटरवल के साथ हमेशा एफ आई आती है, हमेशा याद रखें। इंटरवल के साथ हमेशा क्या आती है? एफ आई। मान लो मैंने यहाँ ले लिया 5, 7, 9, 2, 3। तो आपका फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो होती है एफ वन, ठीक है। फिर ये वाली होती है एफ जीरो और ये वाली क्या होती है? एफ टू। एफ वन माइनस एफ जीरो आएगा, सॉरी, ठीक है। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, है ना, यहाँ एफ जीरो आएगी। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारी एफ वन होती है, दिख रहा है। इससे जस्ट पहले वाली, वन के पहले क्या आएगा? जीरो, और वन के बाद में क्या आएगा? एफ वन के सामने वाला जो इंटरवल होता है हमें सिर्फ उसका गैप चेक करना है। यहाँ पर गैप सेम हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया। मान लो यहाँ पर सब में 10 का गैप चल रहा है। इन केस यहाँ पर मान लो लिखा हुआ आ जाए 18 और यहाँ पर लिखा हुआ होता है 18 से 13। अब गैप सेम नहीं है तो हमारे को इससे मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं मोड की। मोड में हमारे को गैप से मतलब नहीं है। ये इनका गैप जो है, हाइट ऑफ इंटरवल वो सेम है या नहीं है, मोड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। मोड के अंदर F1 के पास जो गैप होगा, जो हाइट ऑफ इंटरवल होगी, वही यहाँ पर काम में है, एज इट इज। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, कर लोगे अब आगे फॉर्मूला। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये यहाँ पर 9 हमारा F1 है। F1 की लोअर लिमिट कितनी आई? 18 प्लस F1 की वैल्यू आ गई 9 माइनस में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 7 और माइनस में क्या आ गया? 2 आ गया। और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में एच। एच कितने का गैप है यहाँ पर? 12 का गैप है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर बस एक बात याद रखनी है कि हमारे को F1 से रिलेट करना है। F1 जो होगा उसके सामने वाली इंटरवल लेनी है, उसमें जो लोअर लिमिट होगी वो लोअर, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप होगा वही हमारा एच का पार्ट होगा। ये चाहे सेम गैप में हो या ना हो, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं। मोड की बात में क्लियर है? अच्छा, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे को इंटरवल, हमारे को इंडेक्स मिलेगी, तो वो इंडेक्स हमारे को अपनी
फिर जो हमारी एग्जाम नोटबुक होगी उसके अंदर ऐसा कैसा छापना है और फिर हमारे को आंसर लिख दिया, ठीक है। वहाँ पर डिनोट कर देना है कि हमने F1 F0 F2 इसको माना है, L इसको मानी है और H इसको माना है, और फिर कैलकुलेशन का पार्ट बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला याद है। आगे बढ़े। मोड के बाद में हम अब बात करते हैं मीडियन। जो हमारा मीडियन होता है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। आगे बढ़े। तो देखो जो मीडियन होता है इसके अंदर एक दो तीन चीजें याद रखनी है। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं अब तक प्रीवियस ईयर में, उनको सबको एक एक करके देख रहे हैं। तो जो हमारा इंटरवल होता है, इंटरवल के साथ जो आता है वो हमेशा होती है फ्रीक्वेंसी, याद रखना। इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी से हम क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी ले ली 2, 3, 4। तो हमारी सीएफ कैसे बनेगी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो तो एज इट इज, और फिर डायगोनल एडिशन करवा देंगे। 2 में 3 ऐड किया तो 5, 5 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो जो सिग्मा एफ आई होता है उसको हम लोग एन अपॉन टू से डिनोट करेंगे, ठीक है, एन से डिनोट करेंगे। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन मुझे एन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एन अपॉन टू, तो 9 अपॉन, ये जो एन होगा यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि हमारे को एफ आई का समेशन करके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो डिमांड है वो एन अपॉन टू की है। 9 अपॉन टू, 9 अपॉन टू का मतलब कितना हो गया 4.5। सी एफ कौन सी मानी जाएगी, तो 4.5 से जस्ट बड़ी जो होगी वहां पर आकर हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो 2 4.5 से बड़ा है, लेकिन 5 4 सॉरी 4.5 2 से बड़ा है, बट 4.5 5 से क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो सी एफ होगा वो कौन होगा, सॉरी, हमारा जो सी एफ होगा वो 5 ना होकर क्या होगा, 2 होगा। मतलब हमारे को इस वैल्यू के एग्जैक्ट जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी, है ना, 4.5 से बड़ा है 5, जस्ट बड़ा नंबर लेना है। 9 भी बड़ा ही है लेकिन जस्ट बड़ा नंबर लेना है। तो 5 आपने लिया, ठीक है, 4.5 से बड़ा 5 ने, तो 5 वाली सी एफ नहीं होगी, 5 से जस्ट पहले वाली। अब यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली हमारी सी एफ होगी, 5 जस्ट बड़ा नंबर है तो इसके सामने वाली होगी हमारी एफ, और ये हमारी क्या होगी, एल होगी। और यहाँ जो एच होगा वो हमारा कितने का होगा, गैप। यहाँ 10 का गैप है तो 10 का, 3 का गैप है तो 3 का। वापस से वही बात कि गैप सेम हो या ना हो, सारे गैप सेम हो या नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो एफ के सामने वाली इंटरवल का गैप चेक करना, वो जितने का होगा वो हमारा यहाँ पर पार्ट बनेगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर लेस देन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना कि लेस देन मैंने लिखा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और फिर यहाँ पर एक इंडेक्स कॉलम कॉलम मिलती है। तो याद रखना जैसे इंटरवल के साथ एफ आई आता है वैसे ही लेस देन के साथ, लेस देन और इक्वल देन के साथ, है ना, उनके साथ जो आती है उसको हम बोलते हैं सी एफ। इंटरवल के साथ आने वाली कॉलम एफ आई का पार्ट होती है, जबकि लेस देन के साथ आने वाली कॉलम किसका पार्ट होती है, सी एफ का पार्ट होती है। तो सी एफ मान लो मैंने रैंडमली कुछ लिख लिया, 5, 10, 13, 17। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो मेरे को एक तो एल की नीड है, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो पहले तो हमारे को लेस देन से पहले किसमें डाटा लेकर आना पड़ेगा, इंटरवल में लाना पड़ेगा। इंटरवल में लाने का रूल क्या होगा कि जो लेस देन के साथ वाली जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा अपर लिमिट होती है। लेस देन के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही कौन सी लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट तो हमारी सेट है 10, 20, 30 और 40। क्या बात समझ में आई, लेस देन के साथ आने वाला डाटा हमेशा अपर लिमिट का पार्ट होता है। जहां खत्म हो रहा है वहां पर बस लिखते जाओ, ये 20, यहाँ 10। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो कहाँ से डाटा स्टार्ट होगा, 0 से। तुम चाहो तो 0 से 10 लिख दो या फिर ऐसा कैसा लिख दो, क्या, लेस देन और इक्वल टू 10। क्या बात समझ में आई। पहले वाले के लिए अब ये कहाँ पर जाके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका हमारे को आइडिया नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा लिख दो, या फिर 0 से स्टार्ट करना चाहो तो 0 से, या क्वेश्चन में कुछ डिमांड कर रखी है ना, क्वेश्चन में पूरा रीड करोगे तो वहां पर जैसे लिखा हुआ मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट किया डाटा, वो वहां से वैल्यू भी स्टार्ट कर सकते हो, लेस देन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कैसे। बट बाकियों के अंदर हमारे को पता है कि अगर ये 10 पे खत्म हो रहा है तो 10 से स्टार्ट होगा, 20 पे खत्म हो रहा है तो 20 से, क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवल डाटा बनाना है। अच्छा, सी एफ तो है। अब सर सी एफ से एफ कैसे बनाएंगे, तो आप बोलोगे कि देखो सर, जब हम एफ से सी एफ जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज
ट्रांसपोजिशन करेंगे तो सी एफ से एफ आएंगे तो वो कैसा होगा, माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज आ रहा था तो वैसे ही 5 सेम एज आएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले डाटा में से प्रीवियस वाले डाटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 10 गया तो 3 और 17 में से 13 गया तो 4। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आप लोग जब देखोगे तो f का जो एडिशन होता है उसी को तो हम n से डिनोट करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में मुझे n/2 चाहिए। इसको ऐड करोगे तो देखो 5 और 5 10 और 3 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। ध्यान रखना हमारा आंसर सही है गलत है वो यही आइडिया लग जाएगा कि हमारा इसका जो टोटल होगा वो इसकी लास्ट वैल्यू से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन। लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन में सी एफ का जो के साथ लेस देन के साथ जो आता है वो सी एफ होता है। सी एफ का जो लास्ट पार्ट होता है वही हमारा एफ का टोटल होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। बट फॉर्मूले में n/2 है इसलिए हम n/2 ले रहे हैं, यानी कितना ले रहे हैं, 17/2। 17/2 का मतलब कितना हो गया, 8.5। 8.5 हम सी एफ में देखेंगे, जो जस्ट नेक्स्ट वाला जो बड़ा होगा, नेक्स्ट जो बड़ा होगा वो उस वाली तो एफ मान लेंगे और उससे ऊपर वाली क्या मान लेंगे, सी एफ मान लेंगे। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलूंगा n/2 8.5 है, मैं सी एफ में चेक करूंगा तो ये छोटा है ये बड़ा है, 8.5 से 10 बड़ा है, ये जस्ट नेक्स्ट बड़ा है, यानी कि 10 मेरी सी एफ नहीं होगी, इससे जस्ट ऊपर वाली होगी, तो ये तो मेरा सी एफ का पार्ट होगा। ठीक है, 10 जस्ट नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है तो ये वाला एफ लेगा, एफ तो इसके बड़ी वैल्यू का लेगा बट सी एफ इसकी प्रीवियस वाली वैल्यू का लेगा। समझ में आ रहा है, 8.5 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा है वो, नेक्स्ट जो 10 बड़ा है ना, नेक्स्ट 10 ही बड़ा है, बड़े सारे हैं बट नेक्स्ट बड़ा 10 ही है, तो 10 के सामने वाली एफ लेगा, बट 10 एज ए सी एफ का काम नहीं करेगा, जस्ट इसके ऊपर वाला काम करेगा। यहाँ भी ऐसा ही किया था हमने, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू बड़ी थी 5, तो 5 एज ए सी एफ नहीं लिया था, 5 के सामने वाला 3 तो एफ आई लिया था और 5 से जस्ट ऊपर वाली हमने क्या ली थी, सी एफ ली थी। यहाँ से हमने बनाया। ठीक है, तो इंटरवल क्या बनेगा, 5 एफ क्या बनेगा, एफ इंटरवल 10 के सामने वाला कौन है, 20 से 30। गैप कितने का है, 10 का है, और एच ये एच तो हो गया 10 और एल की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैल्यू पुटिंग करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। अब हम आते हैं मोर देन टाइप में। देखो मोर देन टाइप वाले जो क्वेश्चंस होंगे, मोर देन है ना, और इक्वल देन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मोर देन और इक्वल टू। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 10 20 30 40 ऐसे चल रहा है। अब जैसे इंटरवल के साथ आती है एफ आई की कॉलम, लेस देन के साथ आती है सी एफ की कॉलम, वैसे ही मोर देन के साथ जो कॉलम आती है उसको हम बोलते हैं डी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और डी एफ का मतलब होता है डिफरेंटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मोर देन मान लो मैंने कुछ ऐसा कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर, 5 10 13 17 ही मान लो एक बार, ऐसा कुछ लिख दिया। अब आप बोलोगे कि जो हमारा मोर देन होता है तो हमारे को मेडन के फॉर्मूले में एल चाहिए, तो एल तो हमारे को यहाँ से मिल नहीं सका। एल कब मिलेगा, जब इंटरवल आएगी, तो पहले इसको इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने एक बात बोली थी कि लेस देन के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है, बट मोर देन के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है, याद रहेगा। लेस देन के साथ आने वाली अपर लिमिट का काम करती है, जबकि मोर देन के साथ आने वाली लिमिट कौन सा काम करती है, लोअर लिमिट का काम करती है। तो ये लोअर लिमिट बनाएगा 10, ये 20, ये 30 और ये 40। अब हमें पता है कि ये डाटा कहाँ पर, देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से, यानी खत्म कहाँ पर होगा, 20। ये शुरू 30 से हो रहा है यानी ये खत्म होगा 30 पे। ये शुरू 40 से हो रहा है तो ये खत्म होगा 40 पे। अब इस ये कहाँ से खत्म हो रहा है इसका आइडिया नहीं है ना, अगला कोई डाटा हमारे पास अगर नहीं है तो हम इसको एज इट इज ऐसा कैसे लिख लेंगे, मोर देन और इक्वल टू 40। यहाँ तक क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि डीएफ से हम क्या बनाएंगे, अब एफ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में एफ और सी एफ चाहिए, ना कि डीएफ चाहिए। डीएफ से एफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, अभी आप लोगों ने एफ से सी एफ बनाया था तो आपने प्लस किया था, सी एफ से एफ बनाया था तो आपने माइनस किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अगर हमारे को एफ डी एफ से एफ बनाना है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या, कि जब हम सी एफ से एफ बना रहे थे तो हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे, एफ से सी एफ बना रहे थे तो भी हम ऊपर से काउंटिंग कर रहे थे, बट जब हम लोग डी एफ से सी एफ बनाएंगे तो ये डाटा ऐसा मिलेगा, 17 13 10 और मान लो ऐसा मिलेगा डाटा।
तो डीएफ से अगर हमारे को एफ बनाना होगा, डीएफ से एफ बनाना होगा तो हम लोग जो काम करेंगे वो माइनस का ही करेंगे। जैसे सीएफ से एफ बनाई थी तो भी हमने तो माइनस ही तो किया था, सीएफ से एफ बनाते वक्त हमने माइनस किया था। तो डीएफ से एफ बनाते वक्त भी हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, बट ऊपर से ना करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। तो हमने यहाँ पर देखो एज इट इज सेम वैल्यू, एज इट इज सेम वैल्यू, तो यहाँ पर भी एज इट इज सेम वैल्यू। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 10 गया तो 3 और 17 में से 13 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। वापस समझाता हूँ, एफ से सी एफ पहला सेम, पहला सेम, ठीक है, सी एफ से एफ में। बट एफ से सी एफ करते हैं प्लस करते हुए, देखो एडिशन चल रहा था। सी एफ से एफ कर जब बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, माइनस करते हुए, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 10 गया, पहला वाला तो सेम है। डीएफ से एफ में भी सेम ही रहेगा, बट वो नीचे से स्टार्ट होगा। यहाँ हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो पहला वाला तो एज इट इज सेम ही रहेगा। फिर प्रीवियस वाले में से नेक्स्ट वाले को क्या करते जाएंगे, माइनस 10 में से 5 गया 5, 13 में से 10 गया 3, ठीक है, ये 13 है। फिर 17 में 13 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। अब एफ से सी एफ तो हम लोग बना ही लेंगे। एफ से सी एफ कैसे बनाएंगे, बताओ। एफ से सी एफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो पहली नंबर एज इट इज। अब इसका डायगोनल एडिशन करते जाओ। यहाँ पर तुम्हारा आंसर सही है या गलत है वो कैसे चेक होगा, तुम्हारा सी एफ का आंसर और डी एफ का आंसर मैच करना। इसका पहला आंसर और इसका आखिरी आंसर हमारा क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। और हमारे को जो एन मिलेगा वो एफ के कॉलम को ऐड करने पे मिलेगा, बट फॉर्मूले में एन अपॉन 2 चाहिए। तो हम इसके एडिशन को देखेंगे तो 17 आएगा, तो सारे 17 मिल रहे हैं हमारे को, 17 अपॉन 2। हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है वो यहीं पर ही आइडिया लग जाएगा। सी एफ के अंदर, सी एफ सॉरी, जो हमारा लेस देन वाला क्वेश्चन होगा ना, लेस देन वाला, उसमें हमारा जो लास्ट वाला सी एफ होगा वो एन का इक्वल होना चाहिए। मतलब इंटरवल हो चाहे मोर देन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि सी एफ के अंदर आखिरी वाला एन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और डी एफ के अंदर पहला वाला इक्वल होना चाहिए। आगे आगे वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुटिंग करेंगे और क्या निकाल लेंगे, आंसर 17/2। 17/2 का मतलब कितना हो गया, 8.5 हो गया। 8.5 हम डीएफ में चेक करेंगे, एफ में करेंगे या सीएफ में करेंगे, तो सीएफ में करेंगे। 8.5 जो है हमारा यहाँ पर सबसे, 8.5 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 12 बड़ी है, तो 12 वाली सी एफ में लेंगे। 12 के सामने वाली तो लेंगे एफ, और 12 से प्रीवियस वाली क्या लेंगे, सी एफ लेंगे। 12 के सामने, सॉरी 5 के सामने वाला जो हमारा इंटरवल का पार्ट होगा वो हमारा इंटरवल में 30 एज ए एल काम करेगी, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा एच होगा, जो कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है यहाँ तक। इनके डाटा सेम करे, हाइट सेम करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन में, सॉरी मोड में और मीडियन में एच सिर्फ एफ से बिलोंग करती हुई एच हमारे काम में आएगी। आगे बढ़े, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, मान लो कुछ एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि मीडियन उसने दे दिया, मान लो कि 18 मीडियन है। कितना मीडियन है, 18 मीडियन है, और F1 और F2 फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, F1 और F2 फाइंड करने के लिए कह रहा है। मान लो मैं इस क्वेश्चन को कंसिडर करके एक आंसर बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर, चलो एक नया ही ले लेते हैं, एक नया ही क्वेश्चन ले लेते हैं। वहां पर हम एक्स वाई और वैसी वाली वैल्यू जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं। फिर मेन का पार्ट करते हैं। देखो, अगर मेरे को मान लो मेडन गिवन है 18, और मेरे पास जो डाटा है वो है 0 से 10, 10 से 20, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया 5 2 x y 3, और कहा कि इसमें फाइंड x एंड y, और इनका जो सबका समेशन है, ये तो मुझे फाइंड करना है। इन सबका जो समेशन है, मतलब सिग्मा एफ आई, जिसको हम, चलो इन सबका जो समेशन है वो मैंने ले लिया 28। कितना ले लिया, 28। ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि ये इंटरवल है, इंटरवल के साथ आने वाली चीज क्या होती है, एफ आई होती है। एफ आई से मैं पहले क्या बनाऊंगा, सी एफ बनाऊंगा। सी एफ कैसे बनाते हैं, एफ आई से सी एफ प्लस करते हुए बनाते हैं। पहला नंबर एज इट इज, 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7, 7 में x ऐड करूंगा तो x प्लस 7, 7 प्लस x लिखो, x प्लस 7 लिखो, फिर करनी पड़ेगी। अब वेरिएबल है लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है।
तो कैसा होगा x प्लस वाई प्लस 7, इसमें ऐड करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, मुझे सिग्मा एफ आई जो दिया हुआ होता है उसको मैं सिग्मा एफ आई ना लिखकर मैं क्या लिखता हूँ, एन लिखता हूँ मीडियन में। लेकिन मीडियन में मेरे को एन जो हमारे को सिग्मा एफ आई दे रखा है, मान लो मैं एक बार के लिए ऐसे लिखूँ, समीशन एफ आई वो 28 दे रखा है, तो मेरे को फॉर्मूले में एन की नीड होती है एन अपॉन टू की। आप बोलोगे एन अपॉन टू की, तो 28 अपॉन टू यानी ये कितना आ गया। अच्छा, फिर आप मेरे को एक बात बताओ, सी एफ से हमारा आंसर सेम सही है या गलत है, वो मैंने चेक करने का तरीका क्या बताया था कि जो हमारा ये आंसर जो होता है इसका जो टोटलिंग होती है वो सी एफ के आखिरी वाली से मैच करनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर एक्स प्लस वाई प्लस 10 का जो आंसर होगा वो 28 से इक्वल होगा, बताया था ना अभी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सी एफ की आखिरी वैल्यू और समेशन एफ आई, मतलब एफ आई के कॉलम का एडिशन जो होगा, टोटल जो सम होगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। बट फॉर्मूले में मुझे एन नीचे होता है, एन अपॉन टू चाहिए होता है, इसलिए टू से डिवाइड कर। यहाँ से अगर मैं एक्स प्लस वाई का आंसर निकालूंगा तो 18 आंसर बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब आप लोग फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, मेडियन का फॉर्मूला। आप बोलोगे एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, और मल्टीप्लाई में कौन आ गया, एच आ गया। मेडियन की वैल्यू दे रखी है 18। अब एल कैसे डिनोट करें सर, तो बहुत ही सिंपल है। तुम एक काम करना कि तुम्हारे को जब भी मीडियन दिया हुआ आ जाए, मीन दिया हुआ आ जाए, मोड दिया हुआ आ जाए, तो वो फंक्शन, वो आंसर कौन से इंटरवल में लाई करेगा, बस वही हमारे वहीं से आंसर बन जाएगा। कैसे, मीडियन हमारा आंसर है 18, तो इंटरवल में देखो कि 18 कहाँ लाई करेगा, 20 से 30 के बीच में करेगा या 10 से 20 के बीच में करेगा, तो आपका आंसर होगा 10 से 20 के बीच में मेडन लाई करेगा। तो 10 मेडन अगर हमारा आंसर जैसे मान लो 10 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर यहीं से आंसर बनेगा कि लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। इनके बीच का गैप कितने का होगा, 10 का होगा। ठीक है, इसके सामने वाली जो होगी ये हमारी एज ए सी एफ काम करेगी, सॉरी एज ए, ये वाला हमारा एज ए एफ काम करेगा, और ये वाला हमारा एज ए सी एफ काम करेगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया है, बट आप लोग मेथड समझ में आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेडन का जो आंसर होगा ना, वो इंटरवल में लाई करेगा। इसमें लाई करेगा इंटरवल, कहाँ लाई करेगा, बस वही हमारी एल हो जाएगी। जैसे मान लो 18, अगर यहाँ में मान लो 25 लेता, मतलब इस मेडन क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा करना चाहूँ कि मैंने मेडन 25 ले लिया, तो अब आप बताओ मेडन कहाँ पर लाई करेगा, 10 से 20 में लाई करेगा या 20 से 30 में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो अगर मेडन 20 से 30 मेडन का पार्ट इसमें लाई कर रहा है, तो यानी कि इसमें हमारी ये तो होगी एल 20, और इनके बीच का जो गैप होगा एच, वो कितना होगा 10। तो हम जो इंटरवल लेते हैं वो सी एफ का लेते हैं या एफ का लेते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एफ का लोगे। एफ का वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, एक्स आएगी। और जो सी एफ का आंसर होगा वो कितना होगा, 7। क्या बात समझ में आ रही है। मान लो मीडियन मैंने अगर लिया हुआ होता 35, तो बताओ 35 कहाँ पर लाई करती, इसमें लाई करती। तो ये मेरी एल होती, इनके बीच का गैप एच होता। इंटरवल किससे बिलोंग करता है, सी एफ से या एफ से, तो एफ से। ये मेरी एफ होती, और एफ के सामने वाली सी एफ लेते हैं जो ऊपर वाली, तो ऊपर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीन की। देखो, मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, बट एग्जाम के अंदर हमारे को एक सुटेबल मेथड करना होता है। तो सुटेबल मेथड का जो पार्ट है उसमें ऐसा है कि हम लोग मीन निकालने का 3 मेथड पढ़ रहे हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत सिंपल है, टेंशन मतलब ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अज्यूम मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और स्टेप डेविएशन में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। सुटेबल मेथड में कौन सा आंसर कहां पर अप्लाई करेंगे, तो इंटरवल अगर 15 तक जा रहा है, कहां से कहां तक, इंटरवल अगर 0 से 15 तक जा रहा है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं बड़ी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अगर एमसीक्यू जाए तो कोई से भी मेथड से कर लो, आंसर सबसे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन अगर हमारे पास 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ रहा है और वहां कह रहा है सुटेबल मेथड यूज करना है, तो देखो डाटा के ऊपर बिलोंग करेगा ये पूरा का पूरा पार्ट। अगर 0 से 15 का डाटा है, इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मीन के अंदर।
तो फिर जो हमारा इंटरवल का पार्ट, जो लास्ट वाली वैल्यू अगर 15 के अंदर हो, खत्म हो रही हो 15 तक, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना। 15 से लेकर 50 तक की काउंटिंग आ रही हो, मतलब अगर लास्ट वाली जो वैल्यू होती है इंटरवल का, लास्ट से लास्ट वाला पार्ट अगर इनके बीच में लाई कर रहा है ना, 50 के अंदर अंदर है, 15 से 50 के अंदर है, मतलब पहली वैल्यू इंटरवल स्टार्ट 15 से हो रही है और खत्म 50 पे हो रही है ना, मतलब लास्ट वैल्यू 50 आनी चाहिए। 15 को क्रॉस कर जाए कहने का मतलब, 15 से 50 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो तो वहां पर मेथड कौन सा यूज करेंगे, अज्यूम मेथड। और अगर लास्ट वाला जो डाटा होगा इंटरवल का वो 50 को क्रॉस कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए, 50 को क्रॉस कर जाए, या फिर डेसिमल वाले क्वेश्चंस हो, उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर इंटरवल का लास्ट वाला जो अपर लिमिट होगी वो 15 तक की होगी तो डायरेक्ट, 50 तक की होगी तो अज्यूम, और 50 को क्रॉस कर जाए, ठीक है, थाउजेंड में, लाख में चल जाए, या डेसिमल में हो, 0.08 0.05 वाले क्वेश्चन है ना हमारे एनसीईआरटी में, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इसका फॉर्मूला ये है, तो देखो हमारे को पहले तो मिलेगा इंटरवल, इंटरवल के साथ क्या आती है, एफ आई। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई बनाना है, तो देखो मेरे को एफ आई मिल चुका है, अब मैं क्या बनाऊंगा, एक्स आई। एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। बात समझ में आ गई, दोनों इंटरवल की दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब मुझे बताओ एफ आई और एक्स आई मिल गई क्या, तो अब इसका क्या करवाना है, मल्टीपल, यानी कि मेरा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एफ आई एक्स आई। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या, देखो डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा तो इंटरवल और एफ आई मेरे को मिलेगा, इंटरवल वो इंटरवल और एफ आई मिलेगा, तो मुझे अब एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई को क्लास मार्क कहते हैं, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, और क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई। ठीक है, ध्यान रखना सारा निकालने की नीड नहीं होती है, अगर मेरे इंटरवल सेम चल रहे हैं तो पहली एक्स आई ले लो। जैसे मान लो यहाँ पर इंटरवल में 10 का गैप आ रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप बोलोगे इसके अंदर कुछ भी एफ आई है, एक्स आई की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करा के 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, इनको ऐड कराओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, इनको ऐड करा के 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसा सारा निकालने की नीड नहीं है, आप मुझे ये बताओ इन सब में गैप सेम चल रहा है क्या, 10 का, तो बस इसमें जैसे मान लो कितना आया, पहला वाला निकाल लिया 5, 5 में 10 ऐड करा दो 15, 15 में नेक्स्ट करा दो 25, अगला वाला आप खुद बता दो 25, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पर ये याद रखना कि गैप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आगे बढ़े, अज्यूम मीन मेथड की बात करें तो देखो इंटरवल देगा, इंटरवल के साथ एफ आई आती है, ये अब तक हम समझ चुके हैं, एफ आई से हम एक्स आई बनाएंगे, मीन की जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें एक्स आई का आना कंपलसरी है। मान लो इंटरवल ना दिया हुआ हो सर, तो अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ हो तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेट्स का एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऐसे ही है, वहां पर हमारे को एफ आई और एक्स आई दी भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे डाटा कहीं पर भी जा रहा हो हमारे को कोई मतलब नहीं, हम तो डायरेक्ट ही कौन सा मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, एफ आई और एक्स आई से मल्टीप्लीकेशन अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका मतलब समझते ही हो, इन सब का एडिशन, और एफ आई का मतलब एफ आई के कॉलम का एडिशन, इतना तो तुम्हारे पास नॉलेज है। ठीक है, अब इंटरवल दिया हुआ होगा, इंटरवल के पास जो होता है वो एफ आई का कॉलम होता है, एफ आई है ना, हम लोग हमारी तरफ से एक्स आई बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। कैसे बनाएंगे वो समझ में आई गया सर, अगर गैप सेम नहीं हो तो जहां तक गैप सेम हो वहां तक लिख देना, जिसका गैप सेम नहीं हो उसका सॉल्व करके निकाल देना। आगे बढ़े, ठीक है, फिर हम लोग एक्स आई आ गया, अब हमारे पास देखो मुझे इसके फॉर्मूले में एक्स आई चाहिए या डी आई चाहिए, तो डी आई चाहिए, तो एक्स आई के बाद में जो नेक्स्ट कॉलम का नाम होगा वो क्या होगा, डी आई होगा। बात समझ आइए, एक्स आई तक तो मेरे को हर क्वेश्चन में निकालना है, हर मेथड में निकालना है, डायरेक्ट में हो, अज्यूम में हो, या स्टेप डेविएशन में हो। अगर हमारे पास मीन फाइंड करना है तो एफ आई और एक्स आई का होना कंपलसरी, तो एक्स आई तक तो सब में जाएगा। अगर डायरेक्ट मेथड है तो एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर बना लेंगे, बट अगर अज्यूमिंग मेथड लग रहा है तो अब यहाँ एक्स आई है ही नहीं, तो हमारे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ई। तो अब मेरे को एक बात यहाँ पर जो समझानी है, ठीक है, वो ये है कि जो डी आई है वो उसका फॉर्मूला बना एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, तो ए जो है वो कोई सी भी अज्यूम वैल्यू है, बेहद जो ए है वो कोई सी भी एक अज्यूम वैल्यू, और ए कुछ भी मान सकते हो, मानना एफ आई में से नहीं है, इंटरवल में से नहीं है, देखो एक्स आई में से माइनस हो रहा है तो ए भी जो अज्यूम होगा वो किसमें अज्यूम होगा, एक्स आई की कॉलम में से। वापस समझा रहा हूँ, डी आई का फॉर्मूला हुआ एक्स आई माइनस ए, ए जो है उसको हम बोलते हैं अज्यूम वैल्यू। अज्यूम वैल्यू कहाँ से, कौन से वाले डाटा में लेनी है, कौन से वाले कॉलम से उठानी है, तो एक्स आई से। क्यों, याद करने का तरीका, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, एक्स आई में से माइनस हो रहा है तो ए बी किसका पार्ट होगा, एक्स आई का पार्ट होगा, तो कौन सी वैल्यू ले, तुम्हारी जो इच्छा करे इस कॉलम में उस वैल्यू को उठा लेना। बाकी वैसे बताते ही हमारा आंसर थोड़ा इजी
मिड वैल्यू से निकलता है। अगर 7 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, मतलब फोर्थ नंबर की वैल्यू ले लो। ठीक है, 6 आ रही है तो थर्ड या फोर्थ में से कोई सा भी ले लो। बाकी कोई सा भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स आई की कोई सी भी वैल्यू को ए मान कर चलो। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर ये बड़ा एक्स आई बड़ा होगा, ए छोटा होगा तो आंसर पॉजिटिव में, और अगर एक्स आई छोटा होगा और ए बड़ा होगा तो आंसर किस में आएंगे, नेगेटिव। बीच में जीरो जरूर आएगा, जीरो के ऊपर वाली वैल्यू के सारे आंसर माइनस होते हैं और नीचे वाली वैल्यू के प्लस होते हैं। कैलकुलेशन को चेक करने का तरीका ये, इसके अंदर जीरो कंपलसरी है, वो आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक जो माना है वो एक्स आई में से माना है, तो एक्स आई में से एक्स आई माइनस होगा तो क्या बनेगा, जीरो, यानी एक वैल्यू तो जीरो आएगी। जीरो के ऊपर वाली सारी माइनस होगी और जीरो के नीचे वाली हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। अब बताओ डी आई आ चुका है, डी आई किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ आई से, तो क्या बन जाएगा, एफ आई डी आई के कॉलम को ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई के कॉलम को ऐड करेंगे तो सिग्मा ऑफ। आगे बढ़े, स्टेप डेविएशन मेथड, सर वापस से इंटरवल देखने को मिलेगा। इंटरवल के साथ जो आता है हमारे को समझ में आ चुका है अब तक कि वो क्या होगी, एफ आई होगी। लेस देन के साथ वाला सी एफ बनता है, मोर देन के साथ वाला डी एफ बनता है। डी एफ से हम एफ बनाते हैं और एफ से हम क्या बनाते हैं, सी एफ बनाते हैं। लेस देन के साथ दिया हो या बिलो लिखा हुआ हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमारे पास उसके साथ आने वाली कॉलम को हम क्या मान रहे हैं, सी एफ, सी एफ से हम एफ बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एफ का मतलब एन जो होगा, एफ का पूरा टोटल होगा जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, वो टोटल सी एफ के आखिरी पार्ट से मैच करना चाहिए। जबकि याद करो मोर देन वाले में कि जो हमारा एन का आंसर होगा ना, समेशन ऑफ एफ आई वाला जो आंसर जिसको हम मेडन में एन से डिनोट कर रहे हैं, वो एन का आंसर डी एफ की फर्स्ट वैल्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चेक करने का तरीका है। अच्छा, अब वापस से हम लोग मीन के ऊपर ही आते हैं। मीन के ऊपर मेरे पास इंटरवल है, गिवन होगा, इंटरवल से मैं एफ आई बनाऊंगा। एफ आई के बाद में मेरे को एक्स आई तो हर क्वेश्चन में बनानी, जहां जहां पर मेरे को मीन निकालना है वहां पर एक्स आई की कॉलम तो बनेगी बनेगी। अब मेरे को इस फॉर्मूले में एक्स आई नहीं चाहिए, डी आई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यू आई। तो भैया एक्स आई के बाद में अब यहाँ पर क्या बनेगा, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। अब आप बोलोगे कि सर यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच की जगह मैं डी आई अपॉन एच लिख सकता हूँ। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई में, उसने ऐसे बोला यू आई का फॉर्मूला क्या है, तो यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या तुम लोग को लिख सकते हो डी आई अपॉन एच। वापस से वही बात कि सर जो ए होगा वो किसमें से अज्यूम किया जाएगा, बताओ आप, ए किसमें से माइनस हो रहा है, एक्स आई में से, तो एक्स आई के अंदर कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं। उस वैल्यू को एस से डिवाइड करेंगे, वो मेरी क्या आ जाएगी, यू आई आ जाएगी, और फिर एफ आई यू आई मिल जाएगा, एफ आई को यू आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वैल्यू पुटिंग करेंगे और क्या निकल जाएगा, आंसर। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या, मैंने मोड में और मीडियन में ये बोला था कि एफ के सामने वाली जो इंटरवल होगी उसका मुझे गैप देखना है, वो हमारा एच का पार्ट होगा, चाहे पूरे डाटा के अंदर एच कुछ और हो या वही सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एफ के सामने वाला जो इंटरवल है उसका गैप यानी कि उसकी हाइट देखनी है, वही मेरे वहां पर एच का पार्ट हो रहा था। बट मीन के क्वेश्चन के अंदर आप एच कुछ भी मान सकते हो, क्या बात समझ में आ रही है? या तो आप चाहो तो इंटरवल, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास जो ये एच आ रहा है, दिख रहा है ये एच, ये एच दिख रहा है ना, ये एच कुछ भी माना जा सकता है। सर क्यों माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एल नहीं दिया हुआ, कोई इंटरवल तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम एच कुछ भी रख सकते हैं। इस इंटरवल का गैप मान लो जैसे मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर गैप 10 का चल रहा है, तो तुम लोग एच की वैल्यू 10 भी ले सकते हो। मान लो मैंने फिर आगे 5 के गैप चला दिए, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पर 10 चल रहा है, यहाँ 5 चल रहा है, आप किसका माने। यहाँ तो एल भी नहीं है जो डिसाइड कर दे कि इसके ऊपर गैप कितने का है, समझ में आ रहा है, वहां तो एल थी, तो एल के पास जो गैप था, जैसे ये एल का पार्ट बन रहा था 20, तो ये वाला गैप ले रहे थे, बट यहाँ तो एल है ही नहीं फॉर्मूले में, तो अब क्या करें। तो एच तुम तुम्हारी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, तुम चाहो तो 10 मान लो, तुम चाहो तो 5 मान लो, तुम चाहो तो 20 मान लो, तुम चाहो तो 1 मान लो, बस जीरो मत मानना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एच मीन के अंदर कुछ भी माना जा सकता है। वैसे मेरा सजेशन यह है कि 10 मान लेना, हर क्वेश्चन में 10 मान लेना, क्योंकि 10 से डिविजिबल कराना बहुत ही आसान है। क्या ये बात समझ में आएगी? एम्पेरिकल अगर हम फॉर्मूला बात करें तो बताओ क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
कोई भी 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू गिवन होगी और 1 वैल्यू मुझे क्या करने के लिए कहेगा, वो फाइंड करवा। क्या यहाँ तक का डाटा समझ में आ गया? ठीक है, पार्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो सेशन था वो यहाँ पर हमने स्टैट्स का सारा पार्ट देख लिया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर उसका सेशन ले लूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा पीवाईक्यूज जो हमारे आ रहा है, पहले ग्राफ के क्वेश्चंस आते थे बट ग्राफ हमारा सिलेबस से हट चुका है, तो अब ग्राफ के हो जाए वाले क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन बढ़िया लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई जो वीडियोज़ हों वो आपको अपडेट होती रहे। ठीक है, थैंक यू।